नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विषय पर जो बहुत गूढ़ है, गंभीर है, भारतवर्ष के भविष्य के लिए बहुत गंभीर है। भारत का अगर भविष्य लिखना है तो इस तरह के विषयों को कैसे निपटा जाए, इसकी व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा भारत जो खंड खंड में बटा दिखाई देता है, भारत जिसमें भाषाओं के आधार पर बटा दिखाई देता है, भारत जो क्षेत्र के आधार पर बटा दिखाई देता है, भारत जो विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं के आधार पर बटा दिखाई देता है, और उस भारत को समेटने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक एक चमत्कारी कदम था। लेकिन फिर भी क्या ये चमत्कारी कदम या भगवान का पदार्पण भारत में बटे हुए ये देश के अलग अलग विचारों के लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी बनेंगे? ऐसा ही एक प्रकरण कलकत्ता हाईकोर्ट में आया और वो इतना गंभीर प्रकरण बना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को संडे को बैठना पड़ा, सुमोटो संज्ञान लेना पड़ा, 5 सीनियर मोस्ट जजेस को बुलाना पड़ा। जो वकील उसमें प्रेजेंट कर रहे थे वेस्ट बंगाल सरकार को या टीएमसी को, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल को प्रेजेंट होना पड़ा संडे को, और उसके बाद भी निराकरण नहीं निकल सका। वो प्रकरण पूरा जानने की आवश्यकता है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है और कोर्ट के खिलाफ कोर्ट में ऑर्डर होता है। आप सोचो कि हमको सबको पता है शिक्षा घोटाला और वहाँ पर अपॉइंटमेंट घोटाला। वेस्ट बंगाल में अपॉइंटमेंट घोटाला कोई नया नहीं है। वेस्ट बंगाल में अपॉइंटमेंट घोटाला एक बड़े घोटाले की तरह सामने आया है। उसमें शिक्षा घोटाला, शिक्षा विभाग का घोटाला सामने आया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 23, 24, 25 का प्रकरण है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 24 तारीख को एक मामले में संज्ञान लिया, 25 तारीख को वो पलट दिया गया। हुआ क्या, ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की अदालत में एक केस लगा था। उस केस में उन्होंने सीबीआई रेफर कर दिया, क्योंकि जब समझ में कुछ नहीं आता और लगता है कि बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और लगता है कि राज्य सरकार की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो टीम इसमें गलत कर सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट इस प्रकार के ऑर्डर कर सकता है। वैसे तो वेस्ट बंगाल सरकार ने, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, वेस्ट बंगाल सरकार ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अपने यहाँ बैन कर रखी है। उन सभी ने जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं वो अपने यहाँ सुमोटो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रोक रखी है। ऐसी परिस्थिति में सवाल ये भी पैदा होता है, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन लिख सकता है? यस, एब्सोल्युटली। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब लगता है कि वो किस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सीधा लिख सकता है, भले ही रूल्स रेगुलेशन कुछ भी कहते हो, भले ही कोई कारण बताया जाता हो, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बदल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया। अभिषेक बनर्जी उसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। मामला गंभीर था। कोर्ट में सरकार के इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। परिणाम ये निकला कि उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया गया। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑनरेबल जस्टिस स्यूमेन सेन की अदालत में 2 जजेस की बेंच ने उसको सेम डे स्टे कर दिया, यानी कि सुबह ऑर्डर कुछ और होता है, शाम को उस पर स्टे कर दिया जाता, दोपहर में उस पर स्टे कर दिया जाता है, शाम को फिर से उस पर ऑर्डर होता है, और दूसरे दिन ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ये कहते हैं कि सौमेन सेन इसमें इंटरेस्टेड पार्टी हैं। उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रोकने का आधार क्या था? फिर से आदेश दिया जाता है कि इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किया जाए। राज्य सरकार की पुलिस सारे डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को सौंप दे, और हमें नहीं मालूम कि सौमेन सेन ने क्या ऑर्डर किया है, हमें नहीं मालूम कि 2 जजेस उसमें क्या कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि 2 जजेस बेंच को उसमें इंटरवीन करने का अधिकार क्या है। इसलिए इस मामले को सीधा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं आदेश करता हूं। हालांकि उन्होंने सौमेन सेन, ऑनरेबल जस्टिस
सौमेन सेन की जो डबल बेंच थी उसको ध्यान में रखते हुए उसकी शिकायत के रूप में रजिस्ट्रार को आदेशित किया और रजिस्ट्रार से ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को इस पर भेजा जाए और डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजा गया और ये बताया गया कि कौन से आधार पर 2 जजेस की बेंच ने सिंगल जज की बेंच के आदेश को रोका है। इसके साथ उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इसको तत्काल प्रेजेंट किया जाए और दोपहर में रात के 12 बजे से पहले इसको प्रेजेंट किया जाए। रात के 12 बजे से पहले ऑर्डर कंफर्म हो उससे पहले इसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस को समझें, ये बात जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कही। मामला मैं पूरा बताता हूँ। 5 जजेस की बेंच ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये 5 जजेस की बेंच जो सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके सामने ये मामला गया। कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंह भी प्रेजेंट हुए। उन्होंने जो एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा कि सिंगल जज ने जो ऑर्डर किया था वो लेटेस्ट पेटेंट अपील, लेटेस्ट पेटेंट अपील के बारे में आपको बता दूं, जब कोई सिविल का मामला रहता है तो सिंगल जज अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसमें हाई कोर्ट में ही अपील के व्यवस्था है और उसको लेटेस्ट पेटेंट अपील कहते हैं। यानी कि सिंगल जज के ऑर्डर के खिलाफ आप डबल बेंच में जा सकते हैं और डबल बेंच उसको सुनवाई करने के बाद उस पर ऑर्डर कर सकती है, यानी कि सिंगल जज के ऑर्डर को पलट सकती है। जो डबल बेंच रहती है वो भी सीनियर जजेस की रहती है। उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल का ये कहना था ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने या ऑनरेबल 5 जजेस की बेंच के सामने संडे के दिन कि डबल बेंच की अपील में जब ऑर्डर गया उसने सिंगल जज के ऑर्डर को रोक दिया। इसके बाद सिंगल जज को डबल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ ऑर्डर करना उचित नहीं है, ये जस्टिस नहीं है। तुषार मेहता साहब प्रेजेंट हुए थे और ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट हुए थे, फॉर इंडिया प्रेजेंट हुए थे। उन दोनों ने कहा कि साहब ठीक तो बात कह रहे हैं, हम दोनों में से किसी बेंच का सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मेंशनिंग के आधार पर कब से बिना मेमोरेंडम दिए, मेंशनिंग के आधार पर कब से सिंगल जज के ऑर्डर पलटे जाने लगे। मामला क्या था कि आप सिंगल जज की बेंच का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ लेटेस्ट पेटेंट अपील का एक मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास जाता है, उसके बाद केस अलॉट होता है, डबल बेंच उसको सुनती है, तब कुछ होता है। ये तरीका है। लेकिन हुआ इस मामले में ये कि सिंगल जज की बेंच ने ऑर्डर किया, अभिषेक बनर्जी उसमें फंस रहे हैं और बुरी तरह फंस रहे हैं क्योंकि घोटाला तो हुआ ही है। फर्जी SC/ST सर्टिफिकेट लगाकर प्लेसमेंट दिया गया और पैसे लिए गए होंगे, नो डाउट। तो इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, जब इन्वेस्टिगेशन CBI करेगी तो ये सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी। तो इसका मंत्री कौन और इसके पीछे का हाथ कौन? तो अभिषेक बनर्जी उसमें फंस रहे हैं। बहुत दिनों से ये मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टहल ही रहा था। तो इस मामले में CBI इन्वेस्टिगेशन लिख दी गई। एडवोकेट जनरल डबल बेंच की अदालत में सीधे प्रेजेंट हुए और उन्होंने कोर्ट के सामने मेंशन कर दिया। आप देखो, सिंगल जज का पेपर का ऑर्डर जिसमें उसने राज्य सरकार को आदेश दिया, उस आदेश के खिलाफ मेंशनिंग करके साहब हम आ गए हैं, देखिए साहब नाइंसाफी हो गई और बड़ा सिंगल जज ने साहब CBI इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी फंस रहा है और अभिषेक बनर्जी का भविष्य है। और ये साहब जबरदस्ती उसको फंसाने का प्रयास वेस्ट बंगाल में चल रहा है, वही उत्तराधिकारी है ममता बनर्जी का। तो ये साहब नाइंसाफी हो रही है। डबल बेंच की अदालत ने बिना मेमोरेंडम के, बिना पिटीशन के, बिना ऑर्डर के, बिना ऑर्डर को देखे, बिना चैलेंजिंग पिटीशन को देखे, बिना ड्राफ्टिंग को देखे सिंगल जज के आदेश को स्टे करने का आदेश दे दिया। मतलब आपने कहा कि साहब उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा मैं रोक देता हूं, और रोक देने पर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई जो सिंगल जज ने ये ऑर्डर किया था, जो एडवोकेट जनरल ने मुझे बताया, उसके अनुसार इस ऑर्डर को अभी रोक दिया जाता है, CBI इन्वेस्टिगेशन विड्रॉ की जाती है और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये करेगी, वो करेगी। सिंगल जज की अदालत ने चूंकि ऑर्डर कर दिया था, उनको जब पता लगा होगा तो उन्होंने कहा हैंडओवर किया जाए, तो उन्होंने शाम को ही उसी दिन सेम डे उन्होंने फिर से एक ऑर्डर कर दिया। उन्होंने कहा कि सौमित्र सेन, जो जस्टिस सौमित्र सेन है, मुझे उनके चाल चलन पर शक है, वो
पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, बिना मेमोरेंडम के, बिना पिटीशन के, बिना उसके वो स्टे कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान पूरे हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उनमें नहीं है, और ऐसा किसी प्रकार से परंपरा में भी नहीं है, और कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। डबल बेंच ने फिर से उसको संज्ञान लिया, डबल बेंच ने फिर से उनको वो किया, तो फिर उसके बाद सिंगल जज ने दूसरे दिन ये बात चीफ जस्टिस को लिख दी, ये बात रजिस्ट्रार को कह दी, रजिस्ट्रार के माध्यम से एक ऑर्डर करवाया गया और वो ऑर्डर भेज दिया गया। कपिल सिब्बल साहब का कोर्ट में कहना था कि जस्टिस गंगोपाध्याय कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, जस्टिस गंगोपाध्याय ऑलरेडी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक मीडिया में इंटरव्यू दे चुके हैं जो गलत है, जिसमें आपने भी उन पर संज्ञान लिया था। यानी कि जस्टिस गंगोपाध्याय, अभिजीत गंगोपाध्याय खुद में इंटरेस्टेड पार्टी हैं, वो अभिषेक बनर्जी को का करियर खराब करना चाहते हैं। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का जो कहना है, उन्होंने कहा कि एक बार ये पहले भी प्रकरण हो चुका है कि जस्टिस सेन ने जस्टिस अमृता सिन्हा को अपने यहाँ चैम्बर में बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि अभिषेक बनर्जी की लाइफ खराब हो जाएगी, उसका पॉलिटिकल कैरियर है, उसके पीछे ना पड़ा जाए, उसके खिलाफ जो पिटिशनें आती हैं उनको डिसमिस किया जाए या उनको और उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको जुडिशियल ऑर्डर के माध्यम से डिस्टर्ब ना किया जाए। जस्टिस अमृता सिन्हा के बारे में हम सब ने देखा होगा कि ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा ने हाई कोर्ट के जज होते हुए वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ बहुत सारे ऑर्डर किए, इन्वेस्टिगेशन लिखा, इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सीबीआई और ये वो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उन्होंने ऑर्डर किए हैं, स्पीकिंग ऑर्डर किए। तो अमृता सिन्हा जज साहिबा को जस्टिस सेन ने अपने यहाँ बुलाकर मना किया था, ये बात मेंशन कर दी ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने ऑर्डर में, और ये बात सुप्रीम कोर्ट को बता दी। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग संडे को चली और संडे की प्रोसीडिंग में तुषार मेहता साहब ने सिर्फ इतनी बात कही सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष को रखते हुए कि डिवीजनल बेंच ने जो ऑर्डर पास किया है वो बिना अपील मेमो के पास किया है, केवल मेंशनिंग के आधार पर, जो हमारे यहाँ कानून की परंपरा नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। आर्टिकल 141 ये प्रोसीडिंग को प्रोहिबिट करता है और सुप्रीम कोर्ट के कई एक ऑर्डर इस पर ऐसे हो चुके हैं जिसमें इस प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने समारिया ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एस सैमुअल एंड अदर्स में ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ऐसा कह चुके हैं और इस प्रकार की प्रैक्टिस 141 में रोकी गई है। तो फिर मेंशनिंग के आधार पर सिंगल जज के ऑर्डर में इंटरवीन क्यों किया जा रहा है? ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी साहब ने उसमें प्रेजेंट होते हुए कहा कि डिविजनल बेंच ओरल मेंशनिंग के माध्यम से इंटरफेयर कर रही है, जो कि नोट किए जाने वाला विषय है। यानी कि डिविजनल बेंच ने बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए इसमें इंटरवीन किया है और ऐसा लग रहा है कि सिंगल जज के, मुझे लगता है कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद साफ नज़र आ रहा है कि सिंगल जज के ऑर्डर के खिलाफ ऑर्डर किया जा रहा है, वो इंटरेस्टेड पार्टी हैं। ये बात ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी अपनी मेंशनिंग जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिखा है उसमें किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच बैठी क्या कर सकती है? जिन देशों में इस प्रकार के सीनियर जूनियर को चुनते हैं, यानी कि जजेस को चुनते हैं डायरेक्ट पिक एंड सेट ऐसे बिठाते हैं, जिनका इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है। एनजेएसी जिस समय फेल हुआ उस समय ये तय हो गया था कि चीफ जस्टिस जो कोलिजियम बैठी होगी वो अपने लोगों को बिठा कर जाएगी, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन भी वो कोलिजियम बताएगी, उनके चल चरित्र को कोलिजियम बताएगी, उनके ऑर्डर्स को कोलिजियम बताएगी, उनकी योग्यता को कोलिजियम बताएगी, वो योग्य कितने हैं ये कोलिजियम बताएगी। इसका कोई और दूसरा मापदंड नहीं है। कोलिजियम ऐसे मापदंडों को ओपन करने से भी रोक बचाती है अपने आप को, वो ओपन नहीं करती कि उसके मापदंड क्या है, उसने अपना कोई रेगुलेशन नहीं बना रखा। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ
चाहे तो रूल्स बना सकता है, जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकता है और जजेस के पिक एंड सेट के फॉर्मूले को भी फॉर्मुलेट कर सकता है। ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे यहाँ अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है, होगा तो पता नहीं, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। परिणाम ये होना जो हो रहे हैं स्वाभाविक है। दो जजेस आपस में सीधे एक दूसरे को लड़ रहे हैं। अभी गुजरात हाई कोर्ट में हमने देखा था, दो जजेस आपस में बैठे थे, इसमें एक महिला जज भी थी। सीनियर जज ने कुछ कहा, महिला जज ने सवाल खड़े कर दिए। इस महिला जज के सवाल खड़े करने पर सीनियर जज चैम्बर में उठकर चले गए, सामने उठकर चले गए, 4 शब्द बोल गए। उसके बाद वो साथ साथ नहीं बैठे। चीफ जस्टिस ने दोनों जजेस की बेंच लगाई थी। दोनों सुनवाई करते समय सीनियर को ये लग रहा था कि जूनियर मेरे सामने कैसे बोल सकता है, जबकि दोनों का ऑर्डर में पावर तो सेम है, मेरे सामने कैसे बोल सकता है, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ उसमें उसकी सहमति होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में है वो ये है कि जो प्रमोट होकर नीचे से जज गया होगा, प्रोबेशन पर होगा, वो बेचारा बैठे ही रहता है। जिला जज रहा होगा 20 साल, लेकिन वो बैठा रहता है। जो एलिवेट डायरेक्ट होकर आता है, परमानेंट होता है, वही ऑर्डर करवाता है। अगर ये ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो उसके जो एलिवेशन होता है उसमें प्रोबेशन पर रहता है, वो प्रोबेशन कन्फर्म नहीं करने देता। परिणाम निकलता है कि प्रोबेशन अगर कन्फर्म होना चाहते हैं ये जजेस, तो सीनियर जज के सामने साफ तौर पर चुप बैठे रहें। तो ऐसा लगता है कि वो डबल बेंच जरूर बैठी होती है, लेकिन काम सिंगल बेंच का ही होता है। जो नया अपॉइंटमेंट होता है, जो प्रोबेशन पे होता है, उसको आर्गूमेंट करने का अधिकार तो है, लेकिन परमिशन लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ऐसा दो जजेस के बीच में अक्सर दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है अभी तक। हमारे पास पिक एंड सिट का फॉर्मूला है, हमारे पास केवल एक अजीबोगरीब टाइप का ट्रेंड है। जैसा लग रहा है जैसे राम राज्य में बैठे हों और राम राज्य में चुनने वाले केवल उनको ही चुने जो कि सर्वदा योग्य हों और चुनते हों। ऐसा प्रकरण हम सब ने अदालतों में बारंबार देखा है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, हकीकत तो ये है कि डिविजनल बेंच के ऑर्डर की जो सुमोटो अपील है, डिविजनल बेंच के ऑर्डर को डिसमिस करना चाहिए था, और डिविजनल बेंच के ऑर्डर को डिसमिस करते हुए चूंकि प्रोसीजरल मैकेनिज्म का फॉलो नहीं किया गया था, सिंगल जज के ऑर्डर पर जो भी ऑर्डर करते, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बेंचों के ऑर्डर्स को स्टे कर दिया है। CBI को नोटिस किया है, राज्य सरकार को नोटिस किया है और हाई कोर्ट को नोटिस किया है। तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट की अदालत में खड़े होकर अब इस प्रकरण को सुलझाएंगे। लेकिन दो जजेस करप्शन के मामले में और इन्वेस्टिगेशन के मामले में तो ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ होता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जो जुडिशियल ऑर्डर हो। इन्वेस्टिगेशन तो फैक्टों को पता करने की टेक्निक है। अब ये इन्वेस्टिगेशन, जैसे मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में कह रहा था इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होना चाहिए, मुस्लिम पक्ष अयोध्या में कह रहा था इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होना चाहिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक फाइल गई तो ये हुआ कि नहीं साहब, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कानून लगाएंगे। जब तक इन्वेस्टिगेशन क्लियर ना हो जाए तब तक कानून कौन सा लगेगा ये पता नहीं लगता। इसलिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई जजमेंट करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि उसके पास संपूर्ण तथ्य हों। सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि उसके पास इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्ड रिपोर्ट हो। यहाँ भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो कॉग्निजेंस टेकिंग कोर्ट है उसको री इन्वेस्टिगेशन लिख देता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी लिख देता है। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है, उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो इन्वेस्टिगेशन कभी कभी ऐसा भी होता है, 2-2, 3-3 एजेंसियों से बारंबार अलग अलग प्रकार से करवाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट रिकॉर्ड पर आ सकें, ताकि कोर्ट को कानून लगाना आसान हो सके। अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन वही पार्टी करेगी जो उसमें पार्टी है, यानी कि राज्य सरकार का घोटाला है और राज्य सरकार ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर राज्य सरकार की पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये संभव है कि उसमें भेदभाव हो जाए। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक होता है। CBI को इन्वेस्टिगेशन ऑनरेबल जस्टिस गंगोपाध्याय ने इसी उद्देश्य से लिखा होगा ताकि फैक्ट सामने आ जाए। ऑनरेबल जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया जिससे वो अपने हाथ में मामला ले रहे हों। वो तो केवल और केवल फैक्ट जानने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य आएँ उसके लिए एक एजेंसी को अपॉइंट कर रहे थे। अब एजेंसी अपॉइंट होगी तो मामला पूरा का पूरा खुलकर आएगा, परिणाम गलत होंगे, पार्टियों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, राज्य सरकार के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा,
अभिषेक बैनर्जी जो कि भविष्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके करियर के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऑनरेबल जस्टिस सेन, ऐसा कहना गंगोपाध्याय साहब का है, ऑनरेबल जस्टिस सेन एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं और वो उनके ओरल मेंशन, केवल कह देने मात्र पर जुडिशियल ऑर्डर्स को, कोर्ट के ऑर्डर्स को स्टे कर रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि जजेस की नैतिकता और जो उनकी मनोमानसिकता होनी चाहिए वो है क्या, इस पर मुझे कुछ डाउट है। होगी, बहुत सारे जजेस की है, लेकिन क्या वो भारत भारतीयता के से ओतप्रोत हैं? क्या भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है, या फिर वो केवल और केवल अपने अहंकार में चूर होकर आदेश पर आदेश किए हुए हैं? ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये जो ओपन में लड़े हैं, ऑर्डर के माध्यम से लड़े हैं जजेस, एक दूसरे के खिलाफ सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगा? उसने ले लिया है, फाइलें मंगाई हैं, कोई ऑर्डर कर देगा। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि कोर्ट के अंदर भी पार्टी बंदी हो चुकी है। कहाँ राष्ट्र एकजुट होने जा रहा है, भगवान का पदार्पण हुआ है। भगवान के पदार्पण पर भारत के राजा ने यह घोषणा की है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं राम राज्य स्थापित करूंगा, और दूसरी तरफ ये क्या चल रहा है, ये सोचने का विषय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।